हेलो गाइस, यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफी की डिक्टेशन उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें आज यह हमारा 140 शब्द प्रति मिनट की गति पर 10 मिनट का डिक्टेशन है। जो छात्र छात्राएं पार्लियामेंट्री रिपोर्टर पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत कारगर साबित होगा। यह 10 मिनट का डिक्टेशन है जो कि सिलेबस के आधार पर है। सिलेबस में आपका 10 मिनट का ही डिक्टेशन होना है, तो सभी तैयार रहें। रेडी। आधुनिक दुनिया ने विज्ञान का महत्व बहुत पहले ही जान लिया था, लेकिन आज दुनिया एक ऐसे दौर में है जब लगभग पूरी बागडोर ही विज्ञान के हाथों में दिखने लगी है। क्या भविष्य की राह विज्ञान और केवल विज्ञान द्वारा ही तय होगी? क्या अर्थव्यवस्था और सामाजिकता जैसे विषय अब प्राथमिक नहीं रहे? केवल विज्ञान ही प्राथमिक है। अब विज्ञान ही बोलेगा, तब हम घर से बाहर निकलेंगे। इन दिनों विज्ञान की प्राथमिकता सिद्ध होने का एक कारण यह भी है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने चिकित्सीय चेतावनियों को हल्के में लिया था। इसकी कीमत उन्हें कोरोना पीड़ित होकर चुकानी पड़ी। पीड़ित होने के बाद वह मजबूरन विज्ञान की शरण में गए। अर्थव्यवस्था या सामाजिकता जैसे विषय उनके लिए गौण हो गए। इस अकेले उदाहरण ने दुनिया में असंख्य लोगों को मजबूर कर दिया कि वे विज्ञान की शरण में जाएं। अमेरिका में भी विज्ञान की अवहेलना हुई, पर जब वहां तबाही मची तब अमेरिका भी विवश हो गया। आज अर्थव्यवस्था से शायद ही किसी को उम्मीद है। आज सामाजिकता झूठी सी लग रही है। केवल विज्ञान की ओर लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि वह जल्द से जल्द कोई उपचार बताए। दुनिया के वैज्ञानिकों के बीच यह भी चर्चा है कि क्या कोरोना के सामने विज्ञान नाकाम हो गया। कई डॉक्टरों का मानना है कि हमने चिकित्सा तंत्र पर तो पूरा ध्यान दिया, लेकिन समाज तंत्र को भूल गए। टेस्ट किट, मास्क, वेंटिलेटर, कुछ दवाइयाँ सुनिश्चित हो गईं, लेकिन डॉक्टरों या वैज्ञानिकों ने लोगों के सामाजिक व्यवहार के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। जैसे केनियाई अर्थशास्त्री व बुद्धिजीवी डेविड नडी ने बताया, हमारे चिकित्सा महामारी विशेषज्ञ रोग के स्रोत और प्रसार को समझते हैं, लेकिन वे लोक समाज को समझने में सक्षम नहीं है, और यह एक समस्या है। विज्ञान का पूरा लाभ उठाने में कमी तो रही, लेकिन ध्यान रहे, जितनी कमी विज्ञान में थी उससे कहीं ज़्यादा कमी समाज में थी, और कोविड-19 जैसी घातक बीमारी को भयावह होने के मंच जगह जगह मिल गए। अप्रैल के खत्म होते होते दुनिया में 30 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो गए और 2 लाख से अधिक मर गए। वैज्ञानिक भी यही मान रहे हैं कि हमें सारे फैसले विज्ञान पर नहीं छोड़ने चाहिए। विज्ञान वास्तव में यह नहीं बताता है कि हमें क्या करना है। इसके बजाय वैज्ञानिक तमाम चीज़ों के बीच संबंधों को समझने समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि यह बात अनुमान लगाया जा सके कि हम क्या करेंगे तो क्या हो सकता है। समाज या दौर कोई भी हो, वास्तव में यह राजनीति तय करती है कि हमें क्या करना है। इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में जिस सरकार के पास जितनी अधिक सूचनाएं और पारदर्शिता होती है, वह उतनी ही अच्छे फैसले लेती है। कोरोना के दौर में कई देशों की राजनीति व उसकी सरकार की पोल खुल गई है। जिन देशों में अच्छे विज्ञान के और बुरे विज्ञान में भेद करना छोड़ दिया, उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता मानव जीवन नहीं रह गया था। वे कोरोना में ज़्यादा फंसे। कोरोना एक बड़ा सबक है। इसके बाद हमें अच्छे विज्ञान की मांग और आपूर्ति को पर्याप्त निवेश करते हुए बढ़ना है, और फैसला हमें और हमारी सरकार को करना है कि पोषण उसकी विज्ञान का हो, जो दुनिया के कोरोनाओं को धूल चटाता हमारे साथ चले। पूरी दुनिया के लिए कोरोना बड़ा सबक है। इसके बाद हमें अच्छे विज्ञान की मांग और आपूर्ति को पर्याप्त निवेश करते हुए बढ़ाना है। पिछले 100 वर्षों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो तरक्की हुई, उसने विश्व स्तर पर मानव सभ्यता को चहुमुखी प्रगति प्रदान की। मगर विगत मार्च में
उच्च शिक्षा की तरक्की का यह पहिया एकदम थम सा गया। यूनेस्को के अनुसार आज 191 देशों में 25 करोड़ नौजवान उच्च शिक्षा से और लगभग 120 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा के पारंपरिक रूप से वंचित हो गए हैं। जाहिर है, इस महामारी ने जितना नुकसान दुनिया की अर्थव्यवस्था, कोरोना, रोजगार, कृषि और आवागमन को पहुंचाया है, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान उसने उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा का किया है। भारत में भी कोरोना के कारण 16 मार्च से उच्च शिक्षा में की तेज रफ्तार थम गई। देश भर में 1000 विश्वविद्यालय और 55,000 महाविद्यालयों में सन्नाटा छा गया। उच्च शिक्षा पर आए इस भीषण संकट का, जो एक सुनामी या भूकंप की तरह है, समाज के अलग अलग वर्गों पर अलग अलग तरह से असर पड़ेगा। समाज का संपन्न वर्ग तो इस स्थिति का मुकाबला आसानी से कर लेगा, क्योंकि इस तबके के अभिभावकों के पास अपने बच्चों को घर पर रहकर पढ़ाई कराने के समुचित साधन उपलब्ध हैं। मगर समस्या उस मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की है जिसके पास ना तो पर्याप्त साधन है और ना ही ऐसे संपर्क सूत्र जो अच्छे कॉलेजों में उनके बच्चों को दाखिला दिलाने में मददगार हों। इन वर्गों की समस्या इसलिए भी गहरा गई है क्योंकि इनके रोजगार और व्यवसाय पर कोरोना का भयंकर असर पड़ा है। ऐसे माँ बाप लंबे अरसे से रात दिन मेहनत करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश करते रहे हैं। उन्हें उम्मीद रही कि उनकी संतान अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर अच्छी नौकरी हासिल करेगी, मगर अब ऐसे करोड़ों परिवार में चिंता, संताप और निराशा की स्थिति है, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि उच्च शिक्षा का अब क्या होगा और कोविड-19 संकट की समाप्ति के बाद उच्च शिक्षा कैसे चलेगी। इस महामारी ने दुनिया के ज़्यादातर देशों की तरह भारत की अर्थव्यवस्था को जिस तरह से भारी नुकसान पहुंचाया है, उसके कारण मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के करोड़ों परिवारों को लगने लगा है कि जिंदा रहने के लिए ही जब जरूरी खर्चों का इंतजाम करना भारी पड़ रहा है, तो फिर पढ़ाई लिखाई के लिए धन कहाँ से जुटाएं। बहुत से परिवार सरकारी और निजी बैंकों से शिक्षा ऋण लेकर काम चला लेते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब इसमें भी कई रुकावटें हैं। कोविड-19 संकट गरीब वर्गों के लिए खासतौर से घातक होगा। हमारे शिक्षण संस्थानों में आपको ऐसे लाखों विद्यार्थी मिल जाएंगे जो रोजी छोटी मोटी नौकरी करके या ट्यूशन आदि पढ़ाकर अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्च जुटाते रहे हैं। आज इन युवक युवतियों के छोटे मोटे रोजगार और अंशकालीन कामकाज खतरे में पड़ गए हैं। लाखों ग्रामीण और कस्बाई नौजवानों का शहर में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई लिखाई करना मुश्किल हो गया है। इसलिए उच्च शिक्षा की नीति निर्धारकों का ध्यान करके इस तबके पर सबसे पहले जाना चाहिए। इसके पास पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का जज्बा तो है, लेकिन समुचित साधन नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यूजीसी और एआईसीटीई ने कोविड-19 के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन माध्यम से वाकया कक्षाओं के संचालन, प्रैक्टिकल, मौखिक परीक्षा, प्रवेश प्रक्रिया, कैंपस को खोलने और विद्यालयों में शिक्षकों व स्टाफों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों से यह स्पष्ट है कि कक्षाएं, परीक्षाएं और प्रवेश कार्य कैसे किए जाएं, लेकिन यह नहीं बताया गया कि भारत के दूरदराज के गांवों और कस्बों में रहने वाले गरीब परिवारों के नौजवान किस प्रकार स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी जुटा पाएंगे। उच्च शिक्षा के अब तक के वैश्विक अनुमानों में ऑनलाइन शिक्षण को पारंपरिक फेस टू फेस शिक्षण से समृद्ध माना गया है, लेकिन कोविड-19 ने इसको उल्टा कर दिया है। अब ऑनलाइन शिक्षण से मुख्य हो चला है कि और पारंपरिक शिक्षण को उसकी सहायता की भूमिका निभानी है। क्या आज की परिस्थिति में जब 10 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने काम धंधे और रोजगार से हाथ धो बैठे हैं, भारत में ऑनलाइन शिक्षण से वंचित वर्ग के लोगों को गुणवत्ता उच्च शिक्षा मिल पाएगी? कोविड-19 ने दुनिया के करीब 200 देशों की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसका व्यापक असर उच्च शिक्षा
के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर भी पड़ेगा। पिछले 3 दशकों में विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में विदेशी विश्वविद्यालयों में जाकर पढ़ने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। कोविड-19 का प्रकोप से पहले दुनिया भर में हर साल 10 करोड़ 75 लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए दूसरे देश में जाते थे। इसमें अब भारी कमी आने की आशंका है। यूनेस्को का अनुमान है कि इस संख्या में 50% तक की गिरावट आ सकती है। भारत में हर वर्ष करीब 2 लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए दुनिया भर में जाते रहे हैं। वहीं सिर्फ 50,000 विदेशी विद्यार्थी हमारे यहाँ अध्ययन के लिए आते हैं। इन दोनों संख्याओं में अब बहुत गिरावट आने की आशंका जाहिर है। अब लोग अपने घर के पास और अपने देश में ही उच्च शिक्षा ग्रहण करना पसंद करेंगे। सवाल यह है कि भारत में उच्च शिक्षा और उसकी गुणवत्ता को स्तरीय बनाएं। यह हमारा 10 मिनट का पैसेज समाप्त हुआ। सभी इसका लिप्यांतरण करें।